ये देख रहे हो, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे अब हम। क्या कह रहे हो बच्चों? उसमें मैं बात कर लूंगा एक बार सर से, यही दोनों चैप्टर चले जाएंगे, सॉल्यूशन जितना भी मैंने पढ़ाया है। केमिकल काइनेटिक्स अभी नहीं आएगा, पहले मैं आपको केमिकल काइनेटिक्स के बारे में बता दूं। केमिकल काइनेटिक्स नहीं आएगा, प्लीज समझना। आप मुझे बताइए केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या है, थोड़ा कोई बताएगा क्या? देखिए भाई, ऐसा होता है, सुन लीजिएगा। हम लोग क्या करते हैं, कोई रिएक्शन पढ़ते हैं, वो क्या होगी कि रिएक्शन से हम क्या बनाएंगे बेटा जी, प्रोडक्ट बनाएंगे, राइट और रॉन्ग? बोलिए भाई। रिएक्टेंट से हम क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, केमिस्ट्री के अंदर जैसे फिजिक्स के अंदर रेट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मान लो हम कोई केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं लैब के अंदर, तो हमने कोई रिएक्शन बीकर में कराई, स्टॉप वॉच हमारे साथ चल रही होगी साथ साथ, कि भाई हमने रिएक्शन करवानी शुरू कर दी तो टाइम रिकॉर्ड हो रहा होगा, राइट और रॉन्ग? तो क्या कभी ऐसा होता है, आपने देखा है कि एक बीकर जो है चलकर थोड़ी दूर जा रहा है अपने आप से, 1 मिनट में इतनी दूर पर पहुंचा, 2 मिनट में वहां तक पहुंचेगा, ऐसा तो नहीं होता ना केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में चेंज क्या होता है टाइम के साथ, इनकी कंसंट्रेशन होती है, राइट और रॉन्ग? तो किसी भी सब्सटेंस का अगर हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो वो उसका एक रेट बन जाता है, राइट और रॉन्ग? तो अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन होंगी जो मैंने आपको इस तरीके की दिखाई गई हैं। और दुनिया में ये जो केमिकल रिएक्शन होती है बेटा जी, ये आपके पास कितने प्रकार की होंगी, कोई किसी लोगों को याद है? 3 टाइप की होंगी। कौन कौन सी जरा देखिए। एक तो होंगी बेटा जी वेरी वेरी स्लो। और रेट का जो फॉर्मूला होता है, आप खुद बताना रेट का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, कि भाई रेट का फॉर्मूला होना चाहिए हमारे पास, रेट बराबर चेंज इन कंसंट्रेशन, राइट और रॉन्ग? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम, अपॉन में टाइम, यही होता है भाई, कि जितना भी टाइम लगता है। अगर मैं वेरी वेरी स्लो रिएक्शन की बात करूं तो आप लोग जानते होंगे कि कार्बन डायमंड जो है वो कभी ना कभी कार्बन ग्रेफाइट में कन्वर्ट होगा, ऐसा थर्मोडायनेमिक्स बोलती है, क्योंकि इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी बेटा जी, नेगेटिव। अगर इसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो क्या ऐसा कभी देखा है आपने कि आपके मम्मी के पास या आपके कहीं भी किसी के पास अगर डायमंड होगा वो कार्बन ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो गया हो, या धरती का जितना भी हीरा है वो कोयले में कन्वर्ट हो गया हो, ऐसा देखा है क्या कभी? नहीं देखा। इसका मतलब क्या है कि इस वाली रिएक्शन में जो चेंज इन कंसंट्रेशन होगी वो बिल्कुल भी मतलब टेंड्स टू जीरो होगी, बिल्कुल मतलब होगी नहीं। और जो टाइम लगेगा उसमें सदियों लग सकती हैं, लाखों साल लग सकते हैं कि नहीं? आप मुझे बताइए क्या इसको कैलकुलेट करना संभव हो पाएगा? 50 70 20 लाख पीढ़ियां भी लग जाएंगी तब भी कैलकुलेट नहीं हो पाएगा, राइट और रॉन्ग? दूसरी चीज समझिएगा, एक रिएक्शन होती है हमारे पास वेरी वेरी फास्ट। आप लोगों ने आयनिक इनऑर्गेनिक में पढ़ा होगा कि आयनिक रिएक्शंस आर वेरी फास्ट, पढ़ी है? बट मोलिकुलर रिएक्शंस आर मॉडरेट या स्लो, राइट, ऐसा पढ़ा होगा? या आयनिक कंपाउंड की रिएक्शन ज्यादा तेज होती है कोवलेंट कंपाउंड के रिस्पेक्ट में। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही मान लो आयनिक रिएक्शन का मैं एग्जांपल दे देता हूं, NaOH और HCl के बीच में एक रिएक्शन है जो आयनों के बीच में होती है, राइट और रॉन्ग? जैसे ही एक ड्रॉप NaOH की आती है तुरंत HCl एकदम से वो हो जाता है न्यूट्रलाइज, टाइम का भी पता नहीं लगता हमें। तो आप मुझे बताओ जो चेंज इन कंसंट्रेशन है वो बहुत लार्ज होगा कि नहीं होगा? बट टाइम टेंड्स टू जीरो होगा। अगर किसी के भी डिनोमिनेटर में हम जीरो लगते हैं तो जो वैल्यू होगी ऑलमोस्ट इनफाइनाइट होगी कि नहीं होगी? यानी उसको कैलकुलेट करना हमारे हाथ की बस की बात। तो ये भी क्लियर हो गया कि इनकी भी हम रिएक्शन नहीं पढ़ेंगे। अब हमारे पास आती है नीचे, उनको हम कहेंगे भाई मॉडरेट रिएक्शन। क्या हो जाएंगे भाई जी? मॉडरेट रिएक्शन, जिनके होने में लगभग 1 2 3 4 5 6 7 मिनट लग जाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये मॉडरेट रिएक्शन कौन सी होती है? मोलिक्यूलर रिएक्शन। मोलिक्यूलर रिएक्शन का मतलब समझते हो? जो आयनिक नहीं है, मतलब जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं,
जिनका भी मैकेनिज्म होता है। आगे बढ़ जाऊं क्या, बताइए, ये इंट्रो था। आगे देखिए, टाइप ऑफ रिएक्शन, अच्छा तो हो ही गया, बता ही दिया मैंने। रेट ऑफ रिएक्शन भाई समझिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन आपको समझना पड़ेगा। अब मान लो आपके पास कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखी हुई होगी, तो आपने देखा होगा कि A प्लस बी आपस में रिएक्शन करते हैं कि नहीं करते, रिएक्टेंट। हो सकता है सी भी हो, और गिव्स आपके पास C प्लस डी, ये अलग से प्रोडक्ट हो सकते हैं कि नहीं। लेकिन ये तो कंपलसरी नहीं है ना कि ए का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो वो हमेशा ही 1 हो, वो तो एक से अलग भी हो सकता है, या वो अलग है ना, तो भाई कुछ और भी हो सकता है। तो मैंने उसको एक वेरिएबल मान लिया ए। क्या आप लोग ये बात समझ में आ गई? यहां पर मैं इसको बी मान सकता हूं, इसको सी मान सकता हूं, इसको डी मान सकता हूं कि नहीं। अब जरा समझिएगा, अगर मैं कोई टाइम फिक्स कर लूं, अगर मैं कोई टाइम फिक्स कर लूं कि भाई 10 मिनट हुआ, मैंने 10 मिनट के लिए इस रिएक्शन को होने के लिए छोड़ दिया, तो उस 10 मिनट में जो ए के मोल खर्च हुए होंगे वो ए के हिसाब से हुए होंगे कि नहीं। जो बी के मोल खर्च हुए होंगे, क्या वो बिल्कुल उतने होंगे जितना ए खर्च हुआ, या बी के हिसाब से। सी जो बना होगा वो क्या इतना बना होगा, इस रेट से बना होगा जितने से ये खर्च हुआ, या अपने सी के हिसाब से, अपनी स्टोकियोमेट्री के हिसाब से। अब जरा देखो, कोई भी स्पीसीज हो, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे वो प्रोडक्ट हो, उसका बनना या उसका खर्च होना वो उसका अपना रेट होता है। क्या होता है? अपना रेट होता है। बट ओवरऑल रिएक्शन का भी तो एक रेट होगा कि नहीं होगा। अब आपको थोड़ी सी बात समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। जो भी रिएक्टेंट होते हैं, इनके रेट को हम बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस, क्योंकि समय के साथ साथ ये घटते जाते हैं। और जो प्रोडक्ट होंगे वो रेट के मतलब समय के साथ साथ बढ़ेंगे, तो उनको हम क्या बोलेंगे? रेट ऑफ अपीयरेंस। अब जरा देखिए, अगर मैं कैलकुलेट करता हूं रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ऑफ ए, वो बराबर क्या होगा? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए। ऐसे लिखेंगे इसको, एक्टिव मास को हम चेंज इन कंसंट्रेशन बोलते हैं कि नहीं, विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। और आप लोगों को यह भी बात पता होनी चाहिए कि भाई यहां पर अगर टाइम के साथ आपके पास खत्म होगा या खर्च होगा, तो यहां पर हम नेगेटिव साइन भी लेकर चलेंगे। आगे जरा देखो, अगर मुझे मान लो यहां पर लिखना हो रेट ऑफ अपीयरेंस, सॉरी रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा भाई, बताइए भाई। माइनस के चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, हाँ या ना? ठीक है जी। अगर मैं आपको कहता हूं कि रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, क्या वो बराबर होगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। और सेम टू सेम अगर मैं बात करता हूं इसकी कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी, ये किसके बराबर होगा भाई? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ गई भाई? प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। डन, हाँ या ना? अब जरा देखो भाई, अगर मैं पूरी रिएक्शन का रेट रखना चाहूं इन टर्म्स ऑफ अलग अलग रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, अलग अलग प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में, तो आप लोगों ने एक बात पढ़ी होगी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन है, अगर मैं उसको लिखना चाहूं ए के रेस्पेक्ट में, तो आप लोगों को याद होगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। ऐसे लिखेंगे बेटा, हाँ या ना? और जो भी इसकी स्टोकियोमेट्री होगी, क्या उसको मैं 1/a कर दूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या वो बराबर होगा किसके? 1/b चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टी, राइट और रॉन्ग? बराबर होगा मेरे पास 1/c चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, राइट और रॉन्ग?
और बराबर होगा 1/d चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। बढ़ूं आगे। अब ये बात कहेगा एवरेज रेट की और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कि अभी कितना रेट चल रहा होगा रिएक्शन का, राइट। और एवरेज रेट का मतलब क्या होगा कि ओवरऑल जितना भी टाइम लगा होगा, ओवरऑल जितनी कंसंट्रेशन में चेंज आई होगी, वैसे ही करेंगे हम लोग। तो देखो थोड़ी सी एक बात ध्यान रखनी है कि मान लीजिए कोई रिएक्शन अगर आपको दे रखी है A2A और B2B गिव्स C2C और प्लस D2D, तो ये जो मैं आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा था, ये वाला डिफरेंशिएशन किया कि नहीं किया, बोलो यार। आप लोगों को एक बात याद होगी, दो तरह की प्रोसेस होती है। एक प्रोसेस जो कि छोटे छोटे स्टेप में होती है और एक प्रोसेस जो कि बड़े बड़े स्टेप में होती है। जो प्रोसेस छोटे छोटे स्टेप में होती है तो उसको हम क्या कहते हैं भाई, डिफरेंशिएशन। मतलब वहां पर हम वो लगाते हैं, कैलकुलस लगाते हैं, राइट और रॉन्ग। लेकिन अगर हमें मान लीजिएगा कोई अंतर हमें कैलकुलेट करना है किसमें, लार्ज स्टेप में, तो वहां पर तो हम डेल्टा लगाएंगे नहीं लगाएंगे। तो अगर मैं इसी रिएक्शन के लिए एवरेज रेट के टर्म में लिखना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस, क्या बोला मैंने, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए क्या बराबर हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन, जहां डी था वहां पर डेल्टा जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए और विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, और यहां पर माइनस आएगा कि नहीं आएगा। अगर मैं यहां पर लिखता हूं कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी क्या होगा भाई, वो हो जाएगा हमारे पास माइनस डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, हाँ या ना। ऐसे ही आप बेटा जी सी और डी के लिए कर लोगे। और भाई इसके लिए मुझे लिखवाने की जरूरत तो नहीं है ना, पार्शियल वालों की तो हो चुकी है पहले ही। अब जरा देखो भाई, अच्छा हाँ एक बार और बता देना मुझे आप लोग कि ये चैप्टर आपका है कैसा। हेलो बच्चों, ये पहले से ही क्रिस्टल क्लियर है आपका या मतलब पढ़ाना पड़ेगा बहुत बढ़िया से? हाँ हाँ पढ़ाएंगे तो बिल्कुल है, पर वही कह रहा हूं कि तेज या स्लो। ठीक है, क्या कह रहा था मैं, आप बताओ। अभी तो सिर्फ इंट्रो चल रहा है, आगे देखिए भाई। अब आप मुझे बताइए, एक रिएक्शन है, फॉर द रिएक्शन 2A 3B प्लस 3/2C एंड 3P विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, और यहां पर क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A। आप ये समझना कि जो पूरी की पूरी रिएक्शन स्टार्ट दे रखी है तो एक ही कंटेनर में हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी, बोलो। एक ही कंटेनर में हो रही होगी, तो कंसंट्रेशन यानी जो मोलैरिटी है क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ मोल्स के। ठीक है, तो आप समझने की कोशिश करिएगा, क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस जो होगा वो बराबर ऑफ ए, वो क्या हो जाएगा, माइनस सॉरी चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, राइट और रॉन्ग। चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू डी टी होगा कि नहीं होगा भाई। और हम लोग यहां पर माइनस लगाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर मैं कहूं कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, ये क्या हो जाएगा, माइनस के डी एन बी बाई डी टी होगा कि नहीं होगा। और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ सी, सॉरी अपियरेंस हो जाएगा, रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ सी क्या बराबर होगा, चेंज इन मोल्स ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू डी टी। और रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ डी बराबर हो जाएगा, सॉरी सॉरी बेटा मैंने वही याद रही मेरे माइंड में, सॉरी शक्तिमान। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ सी बराबर क्या होगा बेटा जी, माइनस के चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स विद रिस्पेक्ट टू डीटी होगा कि नहीं होगा बताइए। और रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ ए था क्या था, पी था ना, और यहां पर होगा माइनस के, सॉरी प्लस हो जाएगा डी एन पी बाई डी टी होगा कि नहीं होगा, पहले बताइए। अब आपको याद आप देखो, मैंने आपको लिखवाया था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा आर ओ आर, वो तो सबके मतलब सबके टर्म में हम इक्वल लिख सकते हैं।
पहले वाले के टर्म में क्या लिखेंगे, माइनस के DNA बाय dt, और यहां पर इसकी स्टोक्योमेट्री क्या 1/2 हो जाएगी, प्लस के इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस के DNB विद रिस्पेक्ट टू dt, और यहां पर क्या लिखेंगे भाई हम 1/3, कोई दिक्कत तो नहीं है, बराबर माइनस के DNC बाय dt, और यहां पर क्या हो जाएगा भाई, जो 3/2 है वो 2/3 हो जाएगा, 2/3, और बराबर क्या होगा भाई, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन dt, तो अब यहां पर क्या लिखेंगे आप 1/3। अब आप मैच करके देखिए कौन सा आंसर करेक्ट लग रहा है आपको, DNA बाय dt, मतलब अगर पूरे को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, राइट, तो जरा देखिए इसमें माइनस माइनस साइन नहीं ले रखे क्या, चलो साइन नहीं लिए होंगे, नहीं NA NB NC अगर लेंगे ना, NA NB NC, तो माइनस 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 तो कैंसिल आउट ही हो जाएंगे, है ना। अगर मैं मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं पहले 3 में, तो बेटा जी ये क्या हो जाएगा DNA बाई dt, तो ये बेटा जी 2/3 हो जाएगा, ये 4/3 होगा कि नहीं होगा, तो क्या आपको C4 कटप्पा डायरेक्ट आंसर समझ में आ गया। अच्छा मान लो अगर इसमें न्यूमेरिकल दे रखा हो तो कैसे करोगे, न्यूमेरिकल भी बनेंगे, पहले सॉल्व कर लो फिर एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा। डर भाई, हेलो, आगे बढ़ते हैं। आप मुझे एक बात बताइए भाई, आप मुझे बताइए जो रेट है, रेट रेट क्या लिखवाया था मैंने आपको, चेंज इन कंसंट्रेशन, हाँ या ना, चाहे वो रिएक्टेंट के प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा टाइम, उसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोल पर लीटर, टाइम का मतलब सेकंड है, तो ये सेकंड जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा जी, मोल पर लीटर पर सेकंड, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जरा देखिए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो भी केमिकल रिएक्शन होती है या तो ये ग्राम इक्विवेलेंट के रेस्पेक्ट में चलती है या मोल के रेस्पेक्ट में चलती है, मैंने आपको समझाया था मोल कॉन्सेप्ट में, है ना भाई। ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये बात ध्यान रखना है आपको, जो आपसे गलती करवा सकता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट, अगर कोई आप लोगों को ये क्वेश्चन देता है फॉर अ रिएक्शन, समझना एक रिएक्शन दे रखी है आपको फॉर अ रिएक्शन, और वो रिएक्शन दे रखी है 2A गिव्स 2A प्लस B गिव्स C, ऐसे दे रखी है, और उसने बोला है द रेट ऑफ disappearance of A is 3 मोल पर लीटर पर सेकंड, क्योंकि रेट का यूनिट तो यही रहेगा कि नहीं रहेगा, बोलो भाई। अच्छा वो कह रहा है कैलकुलेट द रेट ऑफ appearance ऑफ सी। तो आधे बच्चों को क्या लगता है कि यार सी में और ए में रिलेशन क्या हो सकता है, क्योंकि सी और ए में रिलेशन तो पूरी की पूरी रिएक्शन का रेट होता होगा, हाँ या ना। और बच्चे सोचेंगे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बराबर किसके होता है बेटा जी, माइनस के चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू डी टी, क्या ये ए के टर्म में होगा कि नहीं होगा 1/2, बोलो यार। और सी के रेस्पेक्ट में अगर लिखना पड़े तो क्या लिखूंगा मैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन डी टी, यही होगा कि नहीं होगा। अब जो इसका अंदर वाला भाग है स्टोकियोमेट्री को छोड़कर, ये क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, तो उनको ये लगेगा कि माइनस के डी ए बाई डी टी की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है भाई 3, तो वो यहां पर 3 वैल्यू रख सकते हैं कि नहीं,
तो जैसे ही वो 3 रखेंगे तो क्या आंसर आएगा, 1/2 इंटू में 3 बराबर ये हो जाएगा, सॉरी डीसी बाई डी टी, यानी ये आप कैलकुलेट कर लोगे कि नहीं कर लोगे? बहुत आसान है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक, अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा जो मैं मेन एक्चुअल मुद्दा क्या है। सभी बच्चे ज्यादातर प्रैक्टिस इन क्वेश्चंस की करते हैं और इसी सेंस में वो आगे बढ़ते हैं। मान लीजिएगा अगर कभी भी ऐसे दे रखा हो कोई क्वेश्चन, कैलकुलेट, ये तुम्हें भी करना है भाई, कैलकुलेट द रेट ऑफ appearance of calculate the rate of appearance of C when the rate of disappearance of A is 5 ग्राम पर सेकेंड। ठीक है भाई, ग्राम पर लीटर पर सेकेंड, ये तो अलग ही चीज है, ग्राम पर लीटर पर सेकेंड। और रिएक्शन आपको दे रखी होगी ये 5A प्लस के 3B गिव्स C, ऐसे क्वेश्चन दे रखा होगा। तो आप लोग क्या करोगे बताओ? आप लोग, बहुत सारे बच्चे ऐसे जाएंगे कि सर बड़ा सिंपल है, इस वाली रिएक्शन के लिए अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहता हूं ए के टर्म में, ए के टर्म में क्या लिखूंगा, माइनस के चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन dt, और इसकी स्टोकियोमेट्री कितनी होगी, 1/5 होगी कि नहीं होगी, बोलो यार। और ये बराबर क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन dt, और मुझे यही तो कैलकुलेट करना भी था, हाँ या ना भाई, अपीयरेंस सी कैलकुलेट करनी थी। आप मुझे बताओ क्या इसकी वैल्यू दे रखी है ऑलरेडी 5, तो किसका आंसर क्या होगा? हाँ, ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी बहुत बारीकी से। आधे बच्चे जो यहां पर 5 रखकर आंसर करेंगे ना, उनका भी आंसर आएगा, वो एक ऑप्शन से मैच भी होगा बट वो रोंग होगा आंसर। समझ में आई क्यों? रिएक्शन कैसे चलती है, मोल में, हाँ या ना। तो इस जो 5 ग्राम दे रखा था, आपको इसका कोई ना कोई मोलर मास दे रखा होगा। चलो मैं मान लेता हूं कि इसका कोई ना कोई मोलर मास दे रखा होगा, वो मोलर मास हमने मान लिया 10 होगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको जो ग्राम में दे रखा था, जब आप वैल्यू पुट करो तो पहले इसको मोल में कन्वर्ट कर लेना, तब यहां पर पुट करना, तब आंसर आएगा। ठीक है, तो अब वो ऐसे पजल्ट कर सकता है, आपको कहीं ना कहीं बेवकूफ बनाने की कोशिश कर सकता है। इसको अलग से नोट पॉइंट लिखोगे, यहां पर बेवकूफ बनाया जा सकता है। आगे बढ़े, ये क्वेश्चन था IIT JEE 2019 का, और समझने की कोशिश करना। इसने कहा कि NO2 रिक्वायर्ड फॉर अ रिएक्शन इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इन CCl4 एज पर द इक्वेशन। इसने बोला द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इज 3 मोल पर लीटर एंड इट्स 2.75 मोल पर लीटर आफ्टर 30 मिनट। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 दिया गया है, कितना होगा? ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन दिया है, NO2 क्या दिया होगा? पहले आप मुझे बताइए, जो टाइम दे रखा है वो क्लियरली बेटा जी 30 मिनट दिया हुआ है कि नहीं? क्या यहां पर चेंज इन कंसंट्रेशन दे रखी है N2O5 की क्लियरली? क्या मैं इस रिएक्शन का रेट ऑफ, मतलब क्या कह सकता हूं मैं कि अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो इन टर्म्स ऑफ N2O5 या किसी के भी, क्या वो बराबर होगा इसके कि चेंज इन कंसंट्रेशन, एवरेज में रखेंगे ना इस बार क्योंकि लार्ज चेंज है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे भाई, N2O5 विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, साइन कौन सा लगाएंगे, माइनस। स्टोकियोमेट्री क्या होगी भाई इसकी 2, तो क्या इसको 1/2 कर दूं? आप मुझे बताइए, यहां पर हमें NO2 की फॉर्मेशन निकालनी है, क्या मैं इसको लिखूंगा 1/4 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, हाँ या ना? अब आप मुझे बताइए भाई, अगर ये मुझे ओवरऑल कैलकुलेट करनी है, ये पूरी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यहां पर 1/2 में एज इट इज छोड़ दूं, इसकी कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया,
3 से लेकर कितनी हो गई 2.75। तो क्या इसको मैं कहूंगा कि 0.25 का चेंज आया। कितना टाइम लगा 1 सेकंड में दे रखा है, मिनट में दे रखा है ना आंसर, तो यूनिट में। तो आप इसको यहां पर 30 मिनट ही लिख दो एज इट इज, बराबर क्या इसको 1/4 कर देंगे और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन चेंज इन टाइम, ये वैल्यू हमें ओवरऑल कैलकुलेट करनी है। तो जरा देखो भाई, इस 2 से ये 4 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। ऊपर हमारे पास कितना आ जाएगा 0.50 अपॉन में 30, हाँ या ना। इसको सोल्व कर लोगे या नहीं करोगे। 1.66 करके आएगा कुछ भी आ रहा है। किसी को कोई दिक्कत हुई भाई। देखो कॉन्सेप्ट बेसिकली इजी था नो डाउट, पर ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। आगे बढ़ जाऊं क्या, अगर हो गया हो तो। अब जरा देखिए फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, बहुत सारे फैक्टर होंगे जो इफेक्ट करेंगे। और सबसे पहले अगर हम बात करें कंसंट्रेशन की, जनरली कंसंट्रेशन जो है वो रिएक्शन के रेट को बढ़ाती है या घटाती है, बोलो भाई। बढ़ाती है। अब जरा देखिए, आप लोगों को मैं एक बात समझाने की कोशिश करूंगा कि जब आप कोई भी रिएक्शन को लिखते हैं ऐसे, रेट इक्वल्स टू प्रोडक्ट लिखते होंगे कि नहीं, लिखते होंगे। आप लोगों ने लिखा होगा, या इसको मैं ए मान ले हूं, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि रेट बराबर के, हाँ या ना, और कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एन। अगर मैं एन की वैल्यू 0 रखूं, क्या रख रहा हूं जी, एन की वैल्यू 0 रख रहा हूं, यानी 0 ऑर्डर की रिएक्शन होगी। तो रेट जो है क्या वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो ऐसा है कि हर रिएक्शन के लिए, अगर कभी ऐसा लिखा है कोई स्टेटमेंट, क्या हर रिएक्शन के लिए या हर टाइप की रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन बढ़ाने पर रेट बढ़ेगा। तो यानी यहां पर हमने क्या करा, कंसंट्रेशन कितनी भी बढ़ाते रहो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अगर मान लीजिए कि एन की वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो ए की पावर 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, तो रेट जो है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, ठीक है। अगर मैं कहता हूं पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन है कि एन अगर ग्रेटर देन 1 है, तो हां भाई ये बात सही है कि रेट जो है वो इंक्रीज होगा। कब, जब आप कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं भाई यहां पर। अब तीसरी कंडीशन देखिए भाई, अगर मान लीजिए कि एन की वैल्यू स्मॉलर देन क्या हो गई भाई, 1 हो गई, 1/2 हो गई, बोलो। नहीं, एन की वैल्यू कोई भी होगी, सॉरी ये तो हो गई पॉजिटिव, सॉरी एन की वैल्यू क्या हो गई 1। अब अगर एन की वैल्यू 0 से छोटी हो गई, 1 नहीं 0 से छोटी हो गई, तो एन की वैल्यू अगर 0 से छोटी होगी तो क्या वो माइनस में हो सकती है, हाँ या ना। जब कभी भी आपने ऑर्डर पढ़ा होगा तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन के बीच में डिफरेंस भी पढ़ा होगा, सुना होगा। यह भी पढ़ा होगा कि ऑर्डर जो होता है वो माइनस भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और फ्रैक्शन में भी हो सकता है, हाँ या ना। तो अगर ऑर्डर की वैल्यू 0 से छोटी है तो उसका मतलब क्या हुआ, माइनस में। कोई वैल्यू जो छोटी कब होगी, जब वो माइनस में होगी, राइट और रॉन्ग। तो अगर मान लीजिएगा कि रेट बराबर होता है के बराबर ए की पावर कोई भी वैल्यू हो, अगर वो माइनस में होगी तो वो बटे में जाएगी कि नहीं जाएगी। अब मान लीजिए कि रेट जो है ये मैंने माइनस ए ऑर्डर मान लिया, कोई भी माइनस ए, तो रेट जो होगी क्या वो के और ए की जो पावर होगी वो ऐसे होगी कि नहीं होगी। अब जब आप उसका कंसंट्रेशन बढ़ाओगे रिएक्टेंट का, तो रेट घटेगा कि बढ़ेगा। किस किस को ये बात समझ में आ गई है। हर एक ऑर्डर में, हर एक ऑर्डर में मतलब क्या होता है कि अगर ऑर्डर 0 है तो कांस्टेंट, और 0 से कोई भी बड़ा है तो कंसंट्रेशन के बढ़ने पर रेट बढ़ेगा, हाँ या ना। लेकिन रेट अगर कहीं ऑर्डर माइनस में है तो उसके कंसंट्रेशन के बढ़ने पर रेट कम भी हो सकता है। क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ता हूं। अब इन्होंने बोला है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन, ग्रेटर इज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट
द मोर रैपिडली द रिएक्शन प्रोसीड, ये सिर्फ उन्होंने इसके बारे में बोला हुआ है, ठीक है। लेकिन मैंने इसके अंदर आपको 3 अलग अलग कारण दिखाए। आगे बढ़ जाऊं क्या? कहां पे? अपनी तो ए वेरिएबल लिया, मैं बी ले लो यार, एक्स ले लो, वेरिएबल लिया, कुछ भी माइनस एक्स हो सकता है, ठीक है। अच्छा पावर नहीं लिया, ओके सॉरी, अब ठीक है। हाँ जी, n ग्रेटर देन 0 तो 1 भी होता है ना, हाँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। ओके सर, अब ठीक है, अरे फिर लिख दिया वही, अब ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रेशर, अगर मान लीजिए कोई गैसियस रिएक्शन है, तो आप लोगों को याद होगा गैसियस रिएक्शन में जो कंसंट्रेशन होती है वो उनके पार्शियल प्रेशर के रिस्पेक्ट में देखी जाती है कि नहीं। मान लीजिए ये है कार्बन सॉलिड प्लस के O2 गैस और CO2, ये बनेगी, ये तो पता होगा आप लोगों को। अब अगर मैं CO2 का कम प्रेशर लूंगा तो ये कम जलेगी, और कम CO2 बनेगा तो कम चेंज आएगा कि नहीं आएगा पर्टिकुलर टाइम में। अगर मैं हाई प्रेशर लूंगा तो एक तरीके से ऑक्सीजन का ज्यादा प्रेशर हो जाएगा। इस कार्बन के लिए सफिशिएंट अमाउंट में प्रेशर होगा कि नहीं होगा, बोलो यार। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है कि कोई अलग चीज नहीं है, या ऐसे मान लेना कि कोई भी रिएक्शन होगी आपके पास जो गैसेस स्टेट में होगी, फॉर गैसियस रिएक्शन, आप ऐसे भी मान लेना कि मान लीजिए कि ए गैसियस है, ठीक है, 2A गिव्स B, ऐसे होगी, है ना भाई, 2A गिव्स B, कोई भी गैसियस रिएक्शन है। आप लोग बताओ कि रेट किसके बराबर होगा बेटा जी? इसकी कंसंट्रेशन ऑफ ए के बराबर होगा कि नहीं होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए, हाँ या ना? एक मिनट, इसके आप A गिव्स टू P कर लो, क्योंकि स्टोकियोमेट्री कोई जरूरी नहीं होती इसमें। आप मुझे बताओ कंसंट्रेशन किसके बराबर है? अगर आप लोगों को याद होगा PV इक्वल्स टू nRT, याद है क्या? तो N/V क्या प्रेशर के बराबर होता है कि नहीं? ये क्या है बेटा जी, कंसंट्रेशन है कि नहीं? R हमारे पास कांस्टेंट है कि नहीं? और मान लीजिए टेम्परेचर भी कांस्टेंट लें, अगर मैं P की वैल्यू बढ़ाऊं तो क्या N/V ओवरऑल फ्रैक्शन बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो एक तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? इंक्रीज ही होगा। तो बस इसने बोला है कि अगर प्रेशर आप बढ़ाओगे किसी भी गैसियस रिएक्शन के लिए तो भी रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, राइट? नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ जाएं। अब टेम्परेचर की बात करेंगे। टेम्परेचर के बढ़ने पर रेट बढ़ेगा कि घटेगा? रेट बढ़ेगा या घटेगा बताइए भाई? जनरली बढ़ता है। ए देखो, आपने ये इक्वेशन पढ़ी होगी, K इक्वल्स टू A E की पावर माइनस के EA बाय RT, हाँ या ना? आप मुझे बताइए, ये जो ग्राफ होता था रेट कांस्टेंट वर्सेस 1/T के वर्सेस रेस्पेक्ट में, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, ये कुछ ऐसा ही आता था, एक्सपोनेंशियल डीके। अब जरा देखो, टेम्परेचर बढ़ने का मतलब क्या है, T के बढ़ने का मतलब क्या है कि 1/T का घटना। भाई T अगर बढ़ रहा है तो 1/T ओवरऑल तो क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा ना, घटना, सॉरी। तो 1/T का मतलब क्या हुआ, 1/T का घटना मतलब क्या हुआ, इस साइड में आना, राइट से लेफ्ट, राइट और रॉन्ग। और टेम्परेचर के इंक्रीज होने का मतलब क्या होगा बेटा जी, इधर। आप मुझे बताओ, जैसे ही मैं इधर से इधर की तरफ चल रहा हूंगा तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज करती है कि डिक्रीज? इंक्रीज। अगर आप कोई भी रेट देखते हो, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर हो, जीरो ऑर्डर हो, माइनस में ऑर्डर हो, रेट बराबर के और A की पावर होल n, यही होता है कि नहीं? अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू बड़ी होगी तो रेट बढ़ेगा ही ना। तो क्या आप लोगों को यह बात समझ में आ गई कि टेम्परेचर के बढ़ने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा? ठीक है, कितना बढ़ेगा ये बाद में अलग बात है। अब यहां पर दे रखा है, इट इज जनरली ऑब्जर्व दैट राइज इन टेम्परेचर इंक्रीज द रिएक्शन रेट, और इट हैज बीन फाउंड दैट रेट इज आइदर डबल और ट्रिपल फॉर एवरी 30
सेकंड। ये हम आगे जब हम आरएनएस इक्वेशन पढ़ेंगे ना तब आ जाएगी, ठीक है। क्या हम आगे बढ़ जाएं भाई? चलिए, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, हर एक समझने की कोशिश करना। ये तो स्टेटमेंट वाली जो मैं समझाना हूं। जैसे मान लीजिएगा मैंने ये रिएक्शन लिखी, H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl, ऐसे लिख सकता हूं क्या बेटा? हाँ या ना? ठीक है। मैंने लिखा कि H2 प्लस F2 प्लस 2HF, राइट और रॉन्ग? ये सिर्फ समझाने का पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर ये दो रिएक्शन है, दोनों रिएक्शन का मैंने ऑर्डर भी सेम कहा, सब कुछ सेम है, लेकिन क्या इन रिएक्शन का रेट कांस्टेंट या जो रेट होगा वो सेम होता है हमेशा या अलग हो सकता है? अलग। अगर रेट अलग होगा तो कहीं ना कहीं रेट अलग क्यों हुआ होगा? रिएक्शन देखने पर एक जैसी लग रही है, स्टोकियोमेट्री सेम है, ऑर्डर सेम है, क्या अलग लग रहा है? कि भाई हर एक रिएक्टेंट का और जो प्रोडक्ट का नेचर होता है वो अलग अलग होता है कि नहीं? और उस हर एक रिएक्शन का अगर रेट अलग है तो इसका मतलब ये होगा कि रिएक्शन का रेट कहीं ना कहीं इनके नेचर पे भी डिपेंड करता होगा कि इनके बीच में कैसा सिग्मा बॉन्ड बना है, कैसा पाई बॉन्ड बना है, कितना मजबूत बॉन्ड बना है, कितना वीक बॉन्ड बना है, राइट और रॉन्ग? तो ये क्या स्टेटमेंट आपको याद रहेगी कि द रेट डिपेंड्स अपॉन स्पेसिफिक बॉन्ड्स इन्वॉल्व्ड एंड हेंस ऑन द नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, हाँ या ना? ये स्टेटमेंट है जो आपको याद रखनी है। आगे बढ़ जाऊं भाई। सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट, ये एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको। आप लोगों ने एक रिएक्शन सुनी होगी, ये C2H4 प्लस के H2, अब आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। और यहां पर C2H6 बनता था, याद है? इन टर्म्स ऑफ इन प्रेजेंस ऑफ निकल, हाँ या ना? और C2H4 प्लस के H2 एक तरफ लिखा होगा रेनी निकल, याद है? तब भी हमारे पास यही बनेगा। लेकिन एनसीईआरटी भी कहती है और हर एक इंसान ये कहता है कि भाई रेनी निकल जब हम लेते हैं ना तो हमारे पास ज्यादा अच्छा रेट होता है। क्यों होता है? कि जो अगर हम निकल का मोटा सरफेस लेंगे, मेटल है ना हमारे पास, तो अगर हम मोटा सरफेस लेंगे तो वहां पर कम हाइड्रोजन एब्जॉर्ब होगी। और जब हम उस निकल को पीस लेंगे, पाउडर की फॉर्म में बना लेंगे, तो उसको हम रेनी निकल कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अच्छा, समझ नहीं आया, एक मिनट रुको। तुम मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने ये रिएक्शन पढ़ी होगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस के H2, हाँ या ना? और यहां पर पढ़ी होगी आपने CH3 बनता है, ये तो आप जानते ही होंगे। आप मुझे बताइए, इस रिएक्टेंट के अंदर पाई बॉन्ड है, इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड है ज्यादा, ये अनस्टेबल है और वो ये अनस्टेबल है तो इसकी एनर्जी ज्यादा, और इसके भाई स्टेबल है तो इसकी एनर्जी, प्रोडक्ट की एनर्जी जब कम होती है इसका मतलब है एनर्जी रिलीज हो गई होगी। तो ये रिएक्शन क्या आपको नजर आ रही है कि भाई ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ली चैटलर प्रिंसिपल याद करना जरा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन लो टेम्परेचर पे होती है कि हाई? बोलो, लो पे, यस और नो? तो अगर वो लो टेम्परेचर करोगे, मान लो मैं लो टेम्परेचर ले लूं, तो हमें ये भी पता है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का बीच का बॉन्ड तोड़ना है कि नहीं तोड़ना हमें। और आप लोग ये भी जानते होंगे 1s और 1s ओवरलैपिंग से बनता है हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड। दुनिया में इससे छोटा ऑर्बिटल कोई है क्या दूसरा? इससे छोटा बॉन्ड है क्या कोई दूसरा? आप मुझे बताइए कि आपने पढ़ा है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, हाँ या ना? एक तो ये बॉन्ड सबसे छोटा, दूसरा ये जो ऑर्बिटल है ये न्यूक्लियस के बिल्कुल पास होंगे, तो इनकी एनर्जी भी सबसे कम होगी कि नहीं होगी? तो मुझे बताओ कि ये हाइड्रोजन को बॉन्ड को तोड़ना ही पड़ेगा ना इस रिएक्शन में। अब इसको तोड़े कैसे? टेम्परेचर हाई कर नहीं सकते क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हाई कर दिया तो वैसे नहीं होगी। करे क्या? फिर हम यहां पर लेते हैं कैटलिस्ट, राइट और रॉन्ग? और कैटलिस्ट क्या काम करता है भाई? जब आपने देखा होगा ना निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम ऐसे लिखा होगा, तो आप यह समझना कि मान लीजिएगा किसी भी गैस को जब लो टेम्परेचर पे हम किसी मेटल सरफेस के पास से गुजारते हैं
तो क्या कहीं ना कहीं वो गैस उस पर एडजॉर्ब हो जाती है कि नहीं? एडजॉर्प्शन होने का मतलब क्या है कि गैस पार्टिकल और उस सॉलिड के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना, और दुनिया में जहां जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वहां पर स्टेबिलिटी आती है, एनर्जी कम होती है। तो जब ये बॉन्ड बन रहे होंगे फिजिकल वाले, तो यहां से थोड़ी बहुत एनर्जी रिलीज हुई, यहां पर थोड़ी बहुत एनर्जी रिलीज हुई कि नहीं हुई? और वो एनर्जी कहीं ना कहीं इस बॉन्ड को तोड़ने में हेल्प कर रही होगी कि नहीं? तो आपको ये बात समझ में आ गई कैटलिस्ट कैसे रेट बढ़ाता है? वो फटाफट हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ तोड़ कर सप्लाई करता रहता है, और जैसे हाइड्रोजन इसके साथ जाएंगे, एक इसके साथ एक इसके साथ, और एल्केन बनती रहेगी कि नहीं बनती रहेगी? ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास ये ऐसा मेटल है जिसके सरफेस पर निकल के पार्टिकल ऐसे दिख रहे थे, राइट और रॉन्ग, लेकिन इसके अंदर बल्क में भी तो इसके एटम होंगे कि नहीं होंगे, जिनको हाइड्रोजन गैस का सरफेस मिला ही नहीं, और उसकी वजह से हाइड्रोजन गैस से वो बने ही नहीं, मतलब एटम में टूटी नहीं। अगर मैं इसी मेटल को फाइनली डिवाइड कर लूं, छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ लूं, तो इसका जो ओवरऑल सरफेस एरिया है वो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? बोलो। अगर मैं इसको चूर्ण की तरह बेटा जी, तो हो जाएगा ना डिक्रीज या इंक्रीज? इंक्रीज होगा। तो क्या इस पर अब ज्यादा हाइड्रोजन गैस आपके पास एडजॉर्ब हो सकती है? जितनी ज्यादा हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब होगी, क्या हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन में उतना चेंज आएगा? वो हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन होंगे, उतनी ज्यादा स्पीड से ये बनेंगे कि नहीं बनेंगे? क्या उतना ही चेंज इसकी कंसंट्रेशन में भी और उतना ही चेंज इसकी कंसंट्रेशन में आएगा कि नहीं आएगा? तो आप मुझे बताइए, सरफेस एरिया के बढ़ने पर आप मुझे बताइए कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा कि डिक्रीज? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? द रेट डिपेंड्स अपॉन स्पेसिफिक बॉन्ड इन्वॉल्व्ड हैंस ऑन द नेचर ऑफ रिएक्टेंट। ये तो क्लियर हो चुका था पहले भाई, लेकिन ये भी आप समझ जाना कि सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो आपके पास बॉन्ड भी आराम से मतलब एडजॉर्प्शन हो जाएगा, और आसानी से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीज, राइट? ठीक है, आगे देखते हैं भाई। मॉलिक्यूलैरिटी में और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रख के चलने पड़ेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट और विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट वाले क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते। देखो, न्यूमेरिकल वाला पार्ट अब से 15 मिनट बाद चलेगा, ये पहले थ्योरी वाला पार्ट समझना। मॉलिक्यूलैरिटी जो होती है, क्या कभी वो 0 के बराबर हो सकती है? क्या वो फ्रैक्शन में हो सकती है? ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, और इंटीजर में भी हो सकता है कि नहीं? आप मुझे बताइए, जो मॉलिक्यूलैरिटी है क्या वो प्रेशर और टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है? बोलो। कभी बायो के बच्चे बैठे हैं कि बायो के तो होंगे नहीं, तुम आईटी वाले हो ना, कभी ऐसा ग्राफ पढ़ा है तुमने एडजॉर्प्शन में? अगर तुम्हें याद हो तो फ्रेंडलीज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, एडजॉर्प्शन का चैप्टर पढ़ा है कि नहीं? वहां पर कुछ ऐसा होता है, एक ग्राफ आता है ऐसा, एनसीईआरटी में देख लेना। लो प्रेशर पे जो एडजॉर्प्शन होता है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, और हाई प्रेशर पे ये कांस्टेंट हो जाता है, मतलब जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, राइट और रॉन्ग? तो ऑर्डर जो है, क्या वो प्रेशर को, बोलो, प्रेशर के चेंज होने पर चेंज हो सकता है? बोलो भाई, यहां पर आपके पास फर्स्ट ऑर्डर है, यहां पर जीरो ऑर्डर, चेंज हुआ कि नहीं हुआ एडजॉर्प्शन? तो कहीं ना कहीं जो ऑर्डर है वो प्रेशर के और टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, और मॉलिक्यूलैरिटी, ठीक है जी। अब मुझे बताइए, जो मॉलिक्यूलैरिटी होती है वो सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही देखी जाती है? एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब होता है जो एक स्टेप में रिएक्शन होती है, हाँ या ना? लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो कंप्लीट रिएक्शन का होता है। तो यहां पर ये कह रहा है कि इट इज असाइंड फॉर ईच स्टेप ऑफ मैकेनिज्म सेपरेटली। अगर आप कोई सेपरेटली ले भी लेते हो, कोई मैकेनिज्म भी ले लेते हो, तो हर एक स्टेप की अलग अलग मॉलिक्यूलैरिटी होगी कि नहीं होगी? क्योंकि ये एलिमेंट्री होती है। बट यहां पर दिया इट इज असाइंड टू ओवरऑल रिएक्शन, क्योंकि जो रिएक्शन का ऑर्डर होता है वो तो ओवरऑल होता है कि नहीं? ठीक है, अब जरा देखो भाई आगे, ये इसकी डेफिनेशन है। इट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन टर्म टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन। सीधी सी बात है, ये तो सिर्फ इंग्लिश में लिखा हुआ है।
कोई रिएक्शन अगर दे रखी होगी एलिमेंट्री, क्या लिखा हुआ है भाई, सुन लो भाई, एलिमेंट्री, एलिमेंट्री का मतलब एक स्टेप में। ध्यान रखना है, अगर कभी भी ऐसा लिखा है फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन जो एक स्टेप में होती है, एलिमेंट्री का मतलब क्या हुआ भाई, सिंगल स्टेप रिएक्शन, राइट, ऐसे पूछा जाता है। तो कई बार जब आपको क्वेश्चन देगा तो उस क्वेश्चन में आपको याद होगा कि के हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं रिलेशन की, ए इक्वल्स टू ए नोट माइनस के टी, ये पढ़ाया आपने, आपने ये भी पढ़ा होगा के इक्वल्स टू 2.303 टी और log ए नोट बाय ए, हाँ या ना, और तीसरा ये भी पढ़ा होगा 1 बाय ए माइनस के 1 बाय ए नोट इक्वल्स टू के टी, ये भी पढ़ा होगा कि नहीं। अब हमें ये पता है कि किसी क्वेश्चन में अगर जीरो ऑर्डर दे रखा है तो ये लगाएंगे, फर्स्ट ऑर्डर दे रखा है तो ये लगाएंगे, सेकंड दे रखा है तो ये लगाएंगे। मान लो किसी रिएक्शन में ऑर्डर दे ही ना रखा हो और फिर हमें सोचना हो कि भाई कौन सा फॉर्मूला लगाएं हम, टाइम में और रेट कांस्टेंट में, हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे, हाँ या ना। तो ध्यान रखना है, जितनी भी एलिमेंट्री रिएक्शन होती है, अगर आपके पास यहां पर लिखा होगा कि A गिव्स टू P, तो इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है 1, तो इसकी जो मोलिकुलरिटी होगी वो क्या हो जाएगी बेटा जी, और ऑर्डर भी क्या होगा इसका। तो एक बात समझना कि जितनी भी एलिमेंट्री रिएक्शन होगी उनका ऑर्डर और मोलिकुलरिटी बराबर होगी, ठीक है। अब जरा देखिए, अगर मैं कहता हूं कि 2A गिव्स प्रोडक्ट, इसकी मोलिकुलरिटी क्या है और ऑर्डर क्या होगा। अगर मान लीजिए मैं लिखा कि A प्लस बी गिव्स, और एलिमेंट्री रिएक्शन ही बोला है, एक ही स्टेप में हो रही है प्रोडक्ट। अब मुझे बताइए एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए इसकी मोलिकुलरिटी कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होगा, एक इसका और एक इसके रेस्पेक्ट में, राइट, और ए के रेस्पेक्ट में कितना होगा, बी के रेस्पेक्ट में, ओवरऑल रिएक्शन का। समझ में आया कि नहीं आया। अगर मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दे रखी है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब पता क्या होता है, जो रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होती है, जैसे ए से हमें पी बनाना है, ए से हमें सी बनाना है, लेट, है ना, फिर ये एक मैकेनिज्म फॉलो कर रही है। मैकेनिज्म फॉलो क्या करेगी कि ए से पहले बी बना होगा और बी से फिर सी बना होगा, राइट और रॉन्ग। तो ये बी क्या हो गया इसके लिए, इंटरमीडिएट। तो अगर किसी रिएक्शन में इंटरमीडिएट वगैरह बन रहे होंगे तो आप समझ जाना कि वो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, राइट। और उस रिएक्शन के लिए आपको मोलिकुलरिटी कैलकुलेट नहीं करनी है, क्योंकि मोलिकुलरिटी जो है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए नहीं होती, राइट। ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा आगे, क्लियर है। तो बस मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर एलिमेंट्री शब्द लिखा हुआ है, एलिमेंट्री शब्द लिखा हुआ है, तो कृपया करके वहां समझ जाना उस रिएक्शन को देखकर कि वहां पर मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेम होगा, इसको नोट कर लो, ठीक है। ये पढ़ लोगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव हो सकता है क्या, थोड़ी देर पहले दिया था मैंने कुछ, और ये नहीं हो सकता। अब मैं आपको यहां से स्टार्ट करूंगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स में दिमाग लगाने वाला पार्ट अभी है, कंफ्यूज होने वाला पार्ट भी अभी है। बढ़ूं आगे, जरा देखिए, रेट लो आपने पढ़े होंगे, और रेट लो जो केमिकल काइनेटिक्स में दो तरह के होते हैं, एक होता है इंटीग्रेटेड रेट लो और एक होता है हमारे पास डिफरेंशियल रेट लो, नाम सुना होगा आपने, ठीक है। तो देखो बेटा जी, अगर मैं बात करता हूं रेट लो की, तो ये दो टाइप के हुए। पहला क्या हुआ, डिफरेंशियल रेट लो, और दूसरा क्या होगा भाई, इंटीग्रेटेड रेट लो। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि रेट लो कुछ भी नहीं है, रेट लो कंफ्यूज ना होना आप, रेट लो एक इक्वेशन है, क्या है जी, और डिफरेंशियल रेट लो पता क्या है, ऐसी रिएक्शन, ऐसी इक्वेशन जो
रेट एंड कंसंट्रेशन में रिलेशन बताती है। बात समझ में आई? क्या बताएंगे भाई? रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन में। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे रिएक्शन के लिए ऐसे लिखा हुआ कि रेट बराबर के ए की पावर 1 लिखा हुआ देखा है। कुछ के लिए आपने देखा होगा कि रेट बराबर के ए की पावर 2। राइट और रॉन्ग? तो ये जो रिएक्शन है, ये जो इक्वेशन है, इसमें कंसंट्रेशन और रेट में रिलेशन आया कि नहीं आया? यहां पर कंसंट्रेशन और रेट में रिलेशन आया कि नहीं आया? तो क्या आप लोग को ये बात समझ में आ गई कि इसके जैसी सारी जितनी भी रिएक्शन या इक्वेशन होंगी उनको हम डिफरेंशियल रेट लॉ बोलेंगे। एक तरफ आपने क्या पढ़ा होगा भाई? एक तरफ आपने पढ़ा है क्या कि के बराबर ए बराबर ए नॉट की पावर माइनस के टी, ये पढ़ा होगा, हाँ या ना? आपने पढ़ा होगा के बराबर 2.303 बाई टी log ए नॉट बाय ए, हाँ या ना? और आपने पढ़ा होगा 1 बाय ए माइनस के 1 बाय ए नॉट बराबर के टी। ये इक्वेशन पढ़ी होगी पूरी केमिस्ट्री के अंदर, केमिकल काइनेटिक्स में। ये किस किस के बीच के रिलेशन को बता रही हैं? देखो 2.303 तो कांस्टेंट हुआ और के भी कांस्टेंट हुआ। वेरिएबल कौन कौन हो सकते हैं? कंसंट्रेशन और टाइम, कंसंट्रेशन और टाइम, कंसंट्रेशन और टाइम। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होंगे फिर? ऐसे रिलेशन जो और कंसंट्रेशन में वो बताते हैं ना, रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशन एंड टाइम। किस किस को ये बात समझ में आ गई भाई? बिल्कुल साफ शब्दों में। इसको नोट कर लोगे क्या? ठीक है, ओके, डन। हाँ जी, बोलो। रेट ऑफ रिएक्शन में ये कहां रेट ऑफ रिएक्शन होता है? अच्छा, रिलेशन ही तो रेट ऑफ रिएक्शन में है बेटा जी। है रिएक्शन के तो रेट में रिलेशन हुआ। ये जो हम पहले लिखते थे उसी इक्वेशन को भी तो बोलते थे रेट लो। हाँ बिल्कुल। हेलो भाई, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? पहले बताइए। अब जरा देखिए भाई, पहले मैं आपको बताऊंगा कि रेट लो, जो डिफरेंशियल रेट लो है, उसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि इंटीग्रेटेड रेट लो पर कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। राइट, जरा देखिए। पहला देखिए टास्क 1। टास्क 1, ठीक है, तो ये होगा ऑन डिफरेंशियल रेट लो। आपको क्या दिया गया होगा समझिएगा। पहला तो ये है, आपको कोई रिएक्शन दे रखी है, जैसे मान लीजिएगा कि A प्लस बी गिव्स C, ये रिएक्शन दे रखी होगी पहले से ही, और इसके लिए रेट दे रखा होगा ऐसे कि रेट बराबर, इसके जो रेट लो है वो के A की पावर 1 और B की पावर 2 को फॉलो करता है। ये इक्वेशन जो है रेट लो को, इस वाले को फॉलो करती है। आप मुझे बस एक बात बताओ, इस रिएक्शन में विद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए कितना है? विद रिस्पेक्ट टू बी। और ओवरऑल, ये बात समझ में आ गई? अब जरा देखो, इस रेट को वो R1 कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? वो कहेंगे व्हेन अगर मैं A की कंसंट्रेशन को 2A, B की कंसंट्रेशन को 2B यानी डबल कर दूं, है ना भाई? क्या बोला मैंने? कि कंसंट्रेशन या तो वो डबल कर दे या फिर क्या कर दे भाई, ट्रिपल कर दे, और या फिर क्या कर दे, हाफ कर दे। तो ऐसा कुछ करेंगे, वो चेंज करेंगे
और फिर आपसे वो दूसरा रेट पूछेंगे, रेट 2 जो है वो पूछेंगे। क्या आपको उस क्वेश्चन की सेंस समझ में आ जाएगी? बोलिए यार। कि भाई एक रेट लो देंगे, फिर उसको कहा कि जो भी रिएक्शन चल रही थी उसमें हमने रिएक्शन को डबल करा, ट्रिपल करा, हाफ करा, अब रेट पर क्या इफेक्ट पड़ा होगा, या रेट पहले के अपेक्षा कितना गुना, कितने फोल्ड बढ़ा होगा, घटा होगा, राइट? आप मुझे एक बात बताइए, यहां पर आपको बताना है कि मेरे पास ये इक्वेशन है a+2b गिव c, ये एक रिएक्शन है और इसका जो रेट लो है वो R1 बराबर है k a की पावर 1 और b की पावर 2। आपको ना R2 फाइंड करना है या रिलेशन निकालना है when a बराबर 2a और b बराबर हाफ b/2। b का मतलब क्या हुआ कि वो पहले से आधी हो जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? तो यहां पर आपको R2 फाइंड करना है कि R2 क्या होगा। कंफर्म? क्योंकि जब आप R2 लिखोगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो चेंज नहीं होता ना कंसंट्रेशन के चेंज करने पर। तो R2 किसके बराबर होगा भाई? K, जहां A है वहां पर आप 2a कर दोगे, राइट और रॉन्ग? और जहां बेटा जी B था वहां पर b/2 करके इसका स्क्वायर कर दोगे कि नहीं कर दोगे? आगे 2 बाहर निकल के आएगा और ये 4 बाहर निकल के आएगा, और जो आपके पास KAB होगा उसकी जगह पर R1 पुट कर दोगे। आप मुझे बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई सभी को? कोई ऐसा बच्चा जिसको डाउट हो? अब जरा देखिए, अब मैं कह रहा हूं कि a+b गिव c, R बराबर होगा k a की पावर 2 और b की पावर 1। वो कह रहा है कि R2 फाइंड करिए जब आपके पास a जो है वो 2a हो जाए और b जो हो जाए वो भी 2b हो जाए, मतलब डबल हो जाए। अब क्या होगा, कितने टाइम R2 आएगा R1 के? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? ठीक है जी। अभी तक जो मैं खेल खेल रहा था ना, वो सारे के सारे खेल किस रेस्पेक्ट में खेल रहा था भाई? कंसंट्रेशन के, हाँ या ना? अब वो अलग कर देगा चेंज, अब वो बोलेगा कि व्हेन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बिकम हाफ, व्हेन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बिकम हाफ। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई? कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? डबल। क्या आपको ये बात समझ में आएगी नहीं आई? क्योंकि देखो हम लोगों को एक बात पता है कि जो कंसंट्रेशन है क्या वो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम होगी बेटा? यस और नो? अगर हम ये कहें कि वॉल्यूम को मैं V/2 कर दूं, मतलब हाफ कर दूं, तो जब यहां पर सॉरी समझ जाना कि मतलब V/2 कर दूं तो क्या यहां पर V/2 पुट करते 2 ऊपर चला जाएगा, तो कंसंट्रेशन डबल होगी कि नहीं होगी? अगर वो ये कह दे कि वॉल्यूम को उसने क्या कर दिया, वॉल्यूम बिकम्स डबल, अगर वॉल्यूम डबल हो जाए तो कंसंट्रेशन। किस किस को यह बात समझ में आ गई कि भाई इन शब्दों से हम अपना जो है चकमा नहीं खाएंगे, अगर ऐसा कोई शब्द दे रखे होंगे तो हम समझ जाएंगे। क्लियर है भाई? आगे बढ़ू क्या? अब जरा देखिए, टास्क एक और होता है एक्सपेरिमेंटल। जैसे मान लीजिएगा कि एक रिएक्शन दे रखी होगी a+b गिव्स प्रोडक्ट, ऐसे दे रखी होगी बेटा जी। या आपके पास टास्क 2 वाले क्वेश्चन है जो से रिलेटेड आएंगे डिफरेंशियल रेट लॉ से। वो क्या काम करेगा कि यहां पर ऐसे देगा, रेट कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, और यहां पर देगा टाइम। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? तो होगा क्या कि यहां पर कुछ वैल्यू दे रखी होगी, कुछ वैल्यू दे रखी होगी, कुछ वैल्यू दे रखी होगी इनकी, और टाइम वगैरह दे रखे होंगे। आपको क्या करना होगा, वहां पर आपको फाइंड करना होगा बेटा जी, क्या बोलो? अबे गधे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये टास्क नंबर 2 है, इसको इसी तरीके से लिखिए।
सेम ऐसे ही बनाना चाहिए भाई नोट्स में, कि ऐसा एक टेबल आएगा और घूम फिर के वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछेगा, चाहे वो ए के रेस्पेक्ट में पूछे, बी के रेस्पेक्ट में भी पूछे, ओवरऑल पूछे, राइट। चलिए, टास्क नंबर 2 कंप्लीट हो गया, यहां तक समझ में आ गया। अब जरा देखो भाई, हमारे पास एक और चीज है जो हमें पढ़ना है, जो हमें थोड़ा सा आइडिया देगा कि भाई ये रिएक्शन किस ऑर्डर की है, राइट। करें आगे बढ़े। अब जरा देखिए, रेट कांस्टेंट, आप मुझे एक बात बताइए, अगर कोई रिएक्शन A2 प्रोडक्ट बनाती होगी और मुझे इसका ऑर्डर पता नहीं है, मुझे नहीं पता कि ये 0 ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर की है, सेकंड ऑर्डर की है, थर्ड ऑर्डर की, कुछ नहीं पता मुझे, आप मुझे बताइए क्या इसकी जगह पर अगर मैं रेट लॉ लगाऊं तो क्या रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर n हो जाएगा वेरिएबल, यस और नो। ओके, क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि रेट बराबर रेट कांस्टेंट इनटू में ए की पावर n। अब जरा देखो बेटा, यहां पर आपको के की यूनिट निकालनी बहुत जरूरी है। अगर आपको यूनिट देखकर पहचान में आ गया कि ये यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा या वो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, तो आपसे कोई गलती नहीं होगी। कैसे, अगर मान लीजिए मैं निकालना चाहता हूं यूनिट ऑफ के, तो क्या मुझे करना पड़ेगा, यूनिट ऑफ रेट, पहले समझना फॉर्मूले को। क्या के को मैं लिख सकता हूं रेट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एन, राइट और रॉन्ग। अगर मैं अब इसकी यूनिट कैलकुलेट करता हूं यूनिट, तो किसके बराबर हो जाएगी वो, रेट की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकंड होगी कि नहीं, और यहां पर होगी किसकी भाई, मोल पर लीटर की पावर होल एन होगी। अगर ये वैल्यू ऊपर चली जाए तो आप लोग जानते हैं कि मोल पहले से लिखा था और मोल की होल एन अगर ऊपर चला जाए तो मोल एन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लीटर की पावर -1 पहले से था, अब माइनस एन की मल्टीप्लाई जब आप माइनस एन से करोगे और ये ऊपर जाएगा तो एल की पावर प्लस एन होगी कि नहीं होगी। और सेकंड जो है वो एज इट इज है, सेकंड जो है वो एज इट इज है। तो जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, मोल की पावर 1 प्लस एन, लीटर की पावर क्या हो जाएगा भाई बोलो, हाँ ऊपर जाएगा ना, ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी, कि मोल की पावर 1 माइनस एन, लीटर की पावर n-1 पर सेकंड हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए भाई। अब जब हमें यूनिट पता लग गई है तो आप जो है भाई 0 ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए और सेकंड ऑर्डर के लिए यूनिट निकालिए। व्हेन n इक्वल्स टू 0 क्या होगी भाई यूनिट, ठीक है जी, मोल पर लीटर पर सेकंड। अब जरा देखिए, व्हेन n इक्वल्स टू 1, तो आपने कहा कि जो यूनिट आई के की, यूनिट ऑफ के बराबर आया सेकंड इनवर्स या मिनट इनवर्स, जो भी ले, है ना। अब वो अगर कहता है कि व्हेन ऑर्डर जो है वो 2 के बराबर है, तब यूनिट क्या आएगी, मोल की पावर -1, लीटर की पावर प्लस हो जाएगी इस बार, और -1 है ना। अब आप मुझे बताओ, किसी क्वेश्चन के अंदर अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी होगी और उसको पढ़ते पढ़ते आपने उसकी यूनिट भी पढ़ ली, तो क्या बेटा जी आप उसका ऑर्डर पहचान लोगे। क्या आप लोगों को रेट कांस्टेंट की यूनिट समझ में आ गई, क्या आप लोगों को यह बात समझ में आ गई कि रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा, रेट कांस्टेंट को स्पेसिफिक रेट भी कहते हैं, यह भी बात पता होगी। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, किसी का कोई डाउट यहां तक, आगे बढ़ते हैं भाई। ये कौन से टास्क नंबर 2 का क्वेश्चन आ गया, क्या बोला था मैंने, कंसंट्रेशन दे रखी होगी, रेट दे रखे होंगे कि नहीं, बोलो यार। अब आपको क्या निकालना है, एक्स एंड वाई निकालनी है। एक्स एंड वाई तो चलो बाद की बात है, पहले तो आप तब निकाल पाओगे ना भाई। मान लो अगर आप एक्स और वाई की वैल्यू निकालना चाहते हो तो यहां पर आप पहले फॉर्मूला तो ये लगाओगे ना कि रेट बराबर के और एक्स की पावर जो भी ए की होगी, सॉरी ए की कंसंट्रेशन की पावर अल्फा और बी की कंसंट्रेशन की पावर बीटा, पहले ऑर्डर निकालोगे कि नहीं निकालोगे,
तो आपको एक सिंपल ही बात ध्यान रखनी है कि पहले, दूसरे और तीसरे रिएक्शन के लिए आप ये मान के चलेंगे कि ये रिएक्शन के लिए जो रेट है R वो बराबर के A की पावर अल्फा और B की पावर बीटा हो सकता है कि नहीं। अगर मान लीजिए ये मेरे पास R1 है, ऐसा मानो जो जल्दी, जो आसानी से कट जाए, जो आपका टाइम बचाए, राइट। आप मुझे बताइए, अगर मेरे पास एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है, इन दोनों को अगर मैं लूं तो ये कैंसिल आउट तो हो ही जाएंगे आसानी से, है ना। तो एक काम, और इन दोनों में ये कॉमन है, ठीक है। आप एक काम करिए भाई, सबसे पहले इसको आप मान लीजिएगा कि ये मेरे पास R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, राइट भाई। इन दोनों में कौन सी वैल्यू सेम आ रही है भाई? ए वाली, राइट। अगर हम सेकंड और थर्ड को लें तो क्या कोई वैल्यू सेम आ रही है? तो अगर हमें ऑर्डर निकालना है तो हमारे लिए बेटर क्या रहेगा कि पहले हम R1 R2 को ले लें। ठीक है जी। R1 को अगर मैं लिखना चाहूं, R1 बराबर के A की पावर अल्फा और B की पावर बीटा, ऐसे ही लिखूंगा कि नहीं? R1 की, और देखो, और R2 क्या हो जाएगा बेटा जी? R2 बराबर हो जाएगा के A की पावर अल्फा और B की पावर बीटा, होगा कि नहीं होगा? बोलो। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लूं और दोनों को डिवाइड कर दूं, तो क्या R1 डिवाइड बाय R2 K से K कैंसिल हो जाएगा? आप मुझे बताओ, A की वैल्यू तो 0.1 है ना हर कंडीशन में, तो 0.1 की पावर अल्फा ऊपर, 0.1 की पावर अल्फा नीचे, दोनों कट जाएंगे। तो B की वैल्यू अलग अलग है, तो इधर में 0.1 है ना भाई, 0.1 और यहां पर 0.2, इसकी होल पावर बीटा बनेगी कि नहीं बनेगी? R1 की वैल्यू कितनी है भाई? ठीक है, 6.6 इंटू में 10 की पावर -3, कोई दिक्कत तो नहीं है। और क्या इसको मैं ले सकता हूं 24 इंटू में 10 की पावर -3, 2.4 को 24 लिख दिया, इधर 10 की पावर -3 कर दिया। तो क्या इसको मैं 1/2 की पावर B कर सकता हूं कि नहीं? आप मुझे बताओ, 6 4 जा एंड सो ऑन, कट गया। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1/2 की पावर 2 बराबर 1/2 की पावर बीटा? चाहे तो लोग ले लेना और या वैसे ही कैलकुलेट कंपेयर कर लेना, तो बीटा की वैल्यू क्या आएगी? क्या आपको ये बात समझ में आएगी? नहीं? ठीक है, आपको R1 की वैल्यू पता है, B की कंसंट्रेशन पता है, इसकी पावर पता है, एक तो इसकी N की वैल्यू निकल जाएगी अल्फा की। अरे R1 बराबर, अच्छा K भी तो चाहिएगा ना उसके लिए, कोई बात नहीं, आप एक काम करिएगा, हाँ पहले को और, हाँ पहले को और थर्ड को कंपेयर कर लो, क्योंकि पहले और थर्ड में ये वैल्यू कांस्टेंट आएगी कि नहीं आएगी? बोलो। तो ये कट जाएगी ना भाई। तो R3 मेरे पास क्या आएगा, जल्दी से बताइए भाई? के A की पावर अल्फा और B की पावर बीटा, यही आएगा कि नहीं? अब हम किस किस को करेंगे? R1 बाय R3 को डिवाइड करेंगे, तो K से K कट जाएगा, A अलग अलग है, 0.1 अपो और यहां पर 0.2, इसकी होल पावर अल्फा होगी कि नहीं? बीटा सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे। आप दोनों की वैल्यू रखोगे तो क्या बीटा की वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? सॉरी, अल्फा की वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? जब आप यहां पर अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, तो जरा देखो, जब आप फोर्थ वाले के लिए बात कर रहा हूं मैं, फोर्थ वाले के लिए आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो R4 बराबर क्या होगा? के, या एक काम करना, इन दोनों को डिवाइड कर देना, के की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। जैसे ये R4 है ना, R4 है, इन दोनों को डिवाइड कर देना। अब तो तुम्हें ऑलरेडी अल्फा बीटा की वैल्यू पता ही है, तो इसको तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। या उससे भी आसान तरीका पड़ेगा, देखो उससे भी आसान तरीका पड़ेगा, क्या पड़ेगा? एक ही वैल्यू रखनी पड़ेगी, ये वाली दोनों वैल्यू को डिवाइड कर देना, क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएंगे, हाँ या ना। और जब आप y कैलकुलेट करोगे, अच्छा y के लिए तो आपको वही करना ही पड़ेगा, राइट। चलो अब जरा मैं x की बात कर रहा हूं, सुनो मेरी बात। अगर मैं सेकंड R2 को R4 से डिवाइड करता हूं, तो जरा देखो क्या होगा।
R2 को R4 से डिवाइड करने पर जो ये जो कंसंट्रेशन है कैंसिल आउट होगी कि नहीं होगी, पहले बताओ। तो क्या इसको मैं कह सकता हूं 0.1 अपॉन में x, और अल्फा की वैल्यू आप कोई भी कैलकुलेट करके रखोगे, अल्फा की वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है, अल्फा की वैल्यू 1 है, तो R2 की वैल्यू कितनी थी भाई 24 और 7.2 10 की पावर माइनस, ठीक है, तो 2.4 इंटू में 10 की पावर माइनस के 2 और ये 7.2 इंटू में 10 की पावर माइनस के 2 बराबर 0.1 बाय एक्स आएगा कि नहीं आएगा, इससे ये कैंसल आउट होगी और ये 3 टाइम्स कट जाएगा, x की वैल्यू 0.3 आएगी कि नहीं आएगी बताइए। अब x की वैल्यू अगर 0.3 आ गई है, देखो x की वैल्यू 0.3 आ गई होगी, तो आप लोगों को एक सेंस समझ में आ गया होगा कि अब आपको फोर्थ और फिफ्थ को डिवाइड करना है ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। या कराऊं भाई इसको आगे, कर लोगे? थोड़ा सा लेंदी था लेकिन बस यही टास्क रहेगा, ये सबसे टफ टॉपिक है, सी होगा, देख लो, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ जाए भाई। हाँ फिर हमें सॉल्व करना पड़ता, थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ती तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अल्फा बीटा की वैल्यू हमें पता है ना, तो वैल्यू रखते तो अपने आप आंसर तो तब भी आता, जरूरत ही नहीं थी, वो कट जाती जब आप डिवाइड करते तो। सपोज करो यहां 0.5 आ जाता, वो कैंसिल नहीं होते, तो ऐसा हो सकता था ना कि r बाय आर डैश बराबर 1 और 2 जो है मान लो कैंसिल नहीं हुए, इसकी पावर अल्फा हो गई होगी, और यहां पर 2 बाय वाई था, इसकी पावर बीटा रह गई होगी कि नहीं। अब ये दोनों रेट तो तुम्हें दे ही रखे, अल्फा की वैल्यू 1 रखोगे तो 1/2 हो जाएगी, बीटा की वैल्यू को तो यहां पर 2 जो भी होगा इसका और वाई बचेगा कि नहीं बचेगा, तो वाई एक ही तो वेरिएबल बचेगा पूरी इक्वेशन में, तो वैसे करना है फिर उसमें कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। एक क्वेश्चन है 2015 में आया था, तुम बताओ कि क्या है, मुझे पता नहीं है। इसने कहा कि a + 2b को हमने मिलाया और c बनाया, द रेट ऑफ इक्वेशन फॉर द गिवन एज रेट, ये इसका क्या दे रखा है पहले मुझे बताइए, क्या है भाई ये डिफरेंशियल रेट लो है कि नहीं। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज केप्ट द सेम, मतलब ए कंसंट्रेशन कांस्टेंट है और बी की जो है मैं अगर डबल कर दूं, व्हाट विल हैपन टू द रेट इटसेल्फ। कैसे, ए कांस्टेंट रखना है, कहते बी को डबल करना है, नालायक। तो मैंने बोला था कि डिफरेंशियल रेट के लॉ के ऊपर 2 ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ गई कि डबल हो जाएगा, बोलो यार। अब जरा देखो आगे, आगे देखो, फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन देखकर क्या पहचान में आ रही है कि चाहे वो रेट लो दे या ना दे, लेकिन हमें ये बात पता लग गई है कि मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर के बराबर होगी। ये रिएक्शन है, यहां पर कितना स्टोकियोमेट्री है भाई, क्या बोलूं मैं अब, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू एम इज क्या होगा, रुको 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 रुको, one element reaction M2N, the rate of disappearance of M increased by 8 upon doubling the concentration of M, the order of reaction with respect to M। सुनो, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, यहां पर ये A दे रखी होगी, राइट, समझ में आया, क्योंकि अगर यहां पर 1 होता, ये बात कंफर्म है कि जो एलिमेंट्री रिएक्शन होती है उनमें ऑर्डर और उनमें जो मॉलिक्यूलरिटी है वो बराबर होती है, बट अगर इन्होंने बोला है कि कंसंट्रेशन अलग अलग तरीके से वेरी कर रही है, तो इसका मतलब है कि M के साथ साथ कोई A स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जरूर होगा, राइट, और ऐसा होगा जो हमें नहीं पता, इसलिए हमें ऑर्डर पूछा हुआ है। अब जरा देखो,
ये क्वेश्चन आया था आपके पास एडवांस 2014 में। आई होप ये क्वेश्चन आप खुद करो, मैं वेट कर रहा हूं। सॉरी, करेक्ट है भाई? 3 कंफर्म। अब आप मुझे बताओ कि कॉन्सेप्ट को लेकर उसके इर्द गिर्द के सारे क्वेश्चन करने से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, कि या अंधाधुंध कोई भी क्वेश्चन करें उससे होंगे? जैसे मान लो हमने डिफरेंशियल रेट लॉ पढ़ा, तो आप लोग डिफरेंशियल रेट लॉ के इर्द गिर्द जितने भी माइंड में डाउट सोच सकते हैं बताते रहना मुझे, राइट? ऐसा हुआ तो क्या होगा, वैसा हुआ तो क्या होगा, राइट बेटा? अब मुझे बताइए, क्या यहां तक कोई कंफ्यूजन है भाई? अब जरा देखिए, अगला क्वेश्चन है, क्या ये टास्क हम पहले कर चुके हैं? पहले ये बताइए। ऑप्शन नहीं दिखा रहा हूं, क्वेश्चन नहीं दिखा रहा हूं। क्या ये टास्क हम समझ चुके हैं? घूम फिर के देखते ही समझ में आ जाए क्या पूछना चाहता है। ऑर्डर पूछना चाहता, ऑर्डर पता लग गया तो भाई ये तो आ ही जाएगा। अब जरा देखो, इसने कहा कि फॉर द नॉन स्टोइकोमेट्रिक रिएक्शन 2a प्लस के सी प्लस सी, आप मुझे बताओ विद रिस्पेक्ट टू सी, क्या रेट ऑफ रिएक्शन बराबर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम होगा कि नहीं होगा? बोलो यार। तो जो डीसी बाई डी एक्चुअल में रेट ऑफ रिएक्शन ही तो होगा। कोई ए कह रहा है, कोई डी कह रहा है, ऐसा कैसे भाई? देखो, आप दोनों इन दोनों को डिवाइड कर दोगे, डिवाइड करोगे कि नहीं करोगे? तो क्या आएगा बोलो? जब आप देखो इसको डिवाइड करोगे, R1 को R2 से डिवाइड करोगे तो ये वाला तो कैंसल आउट होगा भाई। 1/2 की पावर क्या हो जाएगी? अल्फा मान रखी होगी तुमने, तो 1 बराबर 1/2, तो मतलब इसके रेस्पेक्ट में क्या हो गया? 0, और इसके रेस्पेक्ट में डबल हो रहा है। क्लियर ही पता लग गया होगा आप लोगों को, हाँ या ना? इसका आंसर डी आएगा, डी। ए के रेस्पेक्ट में डी आएगा इसका आंसर। क्या आप लोगों को समझ में आ गया भाई डी कैसे आया है? बताऊं भाई, वैसे भी देखो डायरेक्ट पता लग रहा था। आपने इसकी कंसंट्रेशन सेम रखी हुई है कि नहीं? इसकी कंसंट्रेशन में चेंज करा, कोई फर्क? इसका मतलब बी के रेस्पेक्ट में 0 होगी। लेकिन जब आप इसको और इसको कंपेयर कराओगे तो आपने बी को सेम रखा कि नहीं रखा? और ए का डबल हुआ, ए को डबल करने पर रेट डबल हो गया कि नहीं हो गया? तो पता लग गया ना कि भाई बी के रेस्पेक्ट में क्या हो गया हमारे पास? 0, ए के रेस्पेक्ट में कितना हो गया? 1। आगे बढ़ू क्या भाई? इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्टार्ट कर दूं क्या? पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या आप लोग ये बात जानते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होती है इसमें ए गिव्स टू प्रोडक्ट दे रखा होगा कि नहीं दे रखा होगा? बोलो भाई। अब ए गिव्स टू बी रिएक्शन में 2 तरह के रेट होते हैं, एक होता है थियोरेटिकल रेट और एक होता है एक्सपेरिमेंटल रेट, हाँ या ना? आप मुझे बताइए इसका जो थियोरेटिकल रेट होगा वो क्या होगा? थियोरेटिकल रेट क्या होगा भाई बोलो? के ए की पावर 0 ना, राइट और रॉन्ग? और एक्सपेरिमेंटल रेट क्या होता है? कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dt, यस और नो? तो माइनस के चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू dt आएगा कि नहीं आएगा? बोलो यार। इस रिएक्शन के लिए यही रहेगा ना, दोनों को बराबर करना है और बराबर करने के बाद dA बाय dt यहां पर ऐसे लिखेंगे, माइनस के इधर क्या हो जाएगा भाई? k, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये माइनस जैसे उधर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास dA विद रिस्पेक्ट टू k dt और माइनस। आप जैसे इसका इंटीग्रेशन करोगे दोनों साइड, ये हो जाएगा किससे भाई? a नॉट कब होगी? जब टाइम 0 होगा, हाँ या ना? लेकिन जब टाइम t होगा तो कंसंट्रेशन चेंज होकर किस में हो जाएगी भाई? a में, राइट और रॉन्ग? आप मुझे बताओ जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये आता है या मैं सॉल्व करूं पहले बताओ? ए कहां से आ जाएगा? ए की पावर तो 0 हो गई, वहां पे खत्म। नहीं है समझ में? 0 जिसकी पावर होती है वो वैल्यू 1 हो जाती है ना। आप मुझे बताओ घूम फिर के आपको ये इक्वेशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हाँ या ना?
जिसको ये इक्वेशन बिल्कुल क्लियर याद रहेंगी उसका हर एक क्वेश्चन बनेगा, ये मेरी गारंटी है। अब पहली इक्वेशन में हमने जो ये क्या हो जाएगी, ए हमारे पास भाई बोलो फाइनल कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन एट टाइम टी। टी क्या रहेगा भाई जी, ये रहेगा हमारे पास टाइम। क्लियर है भाई? के क्या हो जाएगा बेटा जी, रेट कांस्टेंट। और ए नोट क्या हो जाएगी हमारे पास, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। राइट है भाई? अब जरा देखो, क्या मैं इस इक्वेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन करवा दूं? ठीक, फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और रिएक्शन दे रखी है 2A गिव्स P। ऐसे कोई रिएक्शन दे रखी होगी, लेकिन जीरो पहले ही बोल दिया। इसने बोला है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम इक्वल्स टू 4 सेकेंड। ठीक है भाई, ये दे रखा है 4 सेकेंड, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जरा देखो, द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए यानी जो रिएक्टेंट इक्वल्स टू 20 मोल पर लीटर। 20 मोलर कर दूं क्या? और रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है बेटा कितनी, रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है जल्दी से। सबसे बेसिक क्वेश्चन ये आता है, कितना आंसर आ गया भाई? ध्यान रखना है, आपने ये वाली इक्वेशन लगाई होगी, ए इक्वल्स टू ए नोट माइनस के टी। बेटा हाँ या ना? क्या आपने ए नोट की जगह पर 20 रखा था? क्या आपने माइनस के की जगह पर 4 रखा और टाइम की जगह पर 4 रखा होगा? बोलो। और क्या इसकी वैल्यू 4 आ गई होगी? किस किस का आंसर 4 आ गया? अब इसका जो ऑप्शन है मैं आपको बताता हूं, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। देखिए, 4 मोल पर लीटर, 2 मोल पर लीटर, 8 मोल पर लीटर, और एक मैंने 0 मोल पर लीटर, ऐसे मान लिया। ठीक है, तो सभी का आंसर जो है वो 4 मोल पर लीटर में आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक, यानी समझ गए कॉन्सेप्ट? हाँ 20 मोलर का मतलब मोल पर लीटर ही तो होता है गधे। मोलैरिटी की 2 यूनिट होती है, मोलर या मोल पर लीटर। अच्छा ओके, अब तो ठीक है, तुम्हें सुविधा नहीं होनी चाहिए। अब ठीक है कि नहीं? अब मोलर में ही आ गया, अब तो कर लोगे? क्या सब लोगों ने कर लिया भाई ये सही से? देखो बच्चों सुनो मेरी बात, ये जो आंसर है ना, आंसर ये है 0, रोंग। जो आपका आंसर आया सबका गलत आया है। प्रूव करूंगा कैसे, पहले प्रूव कर लूं कैसे। आप मुझे बताओ, अगर मान लो अभी तो यहां पर 1 है तो मैंने कुछ नहीं करा, मान लो अगर मैं यहां पर 2 करता तो क्या मुझे 1/2 करना पड़ता? फिर ये 1/2 बाहर लेना पड़ता, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके साथ मल्टीप्लाई होता था कि नहीं होता? होता कि नहीं बोलो? अगर मैं यहां पर मान लीजिए 3 ले लूं तो क्या यहां पर 1/3 करता? 4 लेता तो 1/4 करता, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर पर कहां पर जाता? के साथ। और जब आप इसका फाइनल फॉर्मूला निकालते तो भी ये आता कि नहीं आता? बोलो यार। तो एक बात ध्यान रख लेना मेरी, बिल्कुल कान खोलकर, कोई भी रिएक्शन में
अगर सिर्फ ए दे रखा होगा ऐसे ए गिव्स टू पी, तभी जाके तुम्हारे ये वाले फॉर्मूले करेक्ट होते हैं। अगर ए की जगह पर 2a 3a 4a 5a 6a कुछ भी हुआ, वो किसके साथ जाएगा? के साथ। तो ध्यान रखना है कि अगर आपने यहां पर एन वैल्यू ली हुई है, क्या ली है? एन वैल्यू ली है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एन के टी। नहीं आया समझ में? अब मुझे बताइए, अगर ये वाली रिएक्शन थी, ये वाली जो रिएक्शन थी इसमें तो 2 लिखा हुआ था, तो मैं इनटू में 2 करता कि नहीं करता? तो क्या माइनस के 32 आंसर, माइनस के 12 आंसर आता कि नहीं आता? बताओ। पर कंसंट्रेशन माइनस में तो जा नहीं सकती। इसका मतलब तो यह हुआ होगा कि यह रिएक्शन 4 सेकंड से पहले भी खत्म हो गई होगी कहीं, तो फाइनल कंसंट्रेशन तो 0 ही मानेंगे ना। नहीं आया क्या समझ में भाई? माइनस वैल्यू का मतलब है माइनस तो हो नहीं सकती, 0 ही होगी, कंसंट्रेशन खत्म हो गई बस। तो आंसर जब भी माइनस में आए तब क्या मान लेना है? 0। किस किस को एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया भाई? किस किस को यह बात समझ में आ गई कि इस रिएक्शन को देखना भी बहुत जरूरी है, सिर्फ फॉर्मूलों से काम नहीं चलेगा। कहां लिखे थे फॉर्मूले? राइट और रॉन्ग? तो ये जो भी स्टोकियोमेट्री होगी, ये हर फॉर्मूले में, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकंड ऑर्डर हो, जीरो ऑर्डर हो, चाहे हाफ लाइफ का ही फॉर्मूला क्यों ना हो, जहां जहां पर के होगा वहां वहां पर ये स्टोकियोमेट्री जाएगी, उससे मल्टीप्लाई होकर। राइट? चलिए ठीक है, मान लीजिएगा कि आपने ये वाला फॉर्मूला निकाल लिया। किसके लिए निकाला भाई? फर्स्ट ऑर्डर, जो जीरो ऑर्डर के लिए। अब मुझे बताइए भाई एक बात, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए न्यूमेरिकल की 2 टाइप की प्रॉब्लम आएगी, जो मैंने बता दी थी आपको, है ना? कोई इक्वेशन में गेम खेल सकता है, बाकी फॉर्मूला बेस रहेंगी। ए इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के के टी, ये इक्वेशन है हमारे पास फर्स्ट। आप मुझे बस इतना बताइए, हाफ लाइफ का मतलब क्या है? हाफ लाइफ, हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है बेटा? जब, बिल्कुल सही बात, जब आपके पास बची हुई कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाए, 50% हो जाए, हाँ या ना? बची हुई कंसंट्रेशन क्या है? बची हुई कंसंट्रेशन है ए इक्वल्स टू ए नॉट बाय 2 आएगी कि नहीं आएगी? बोलो। ये कहना चाहता है कि अगर ए हाफ हो जाए तो उस टाइम को टी बाय 2 कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बोलो यार। अब जरा देखिए, अगर मैं ये बात कहता हूं कि ऐसे है, तो भाई इक्वेशन मेरे पास क्या आएगी? मैं जानता हूं कि ए इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी होता है। अगर मैं ए को ए नोट बाय 2 कर दूं, तो यहां पर मैं ए नोट बाय 2 को पुट करूंगा, ये ए नोट एज इट इज था, माइनस के एज इट इज था, और टी की जगह पर क्या करना पड़ेगा मुझे? टी बाय 2। ये वैल्यू मैं इधर लेके आ गया, तो क्या के टी बाय 2 हो गया कि नहीं? और बराबर ए नॉट, ये वैल्यू इधर चली गई तो माइनस के ए नॉट बाय 2 आएगा कि नहीं? एक में से आधा गया तो हाफ हो गया, और ये के टी 2 है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि के टी बाय 2 बराबर हो जाएगा ए नॉट बाय 2 के? हाँ या ना? किस रिएक्शन के लिए होगा ये? ऐसी रिएक्शन के लिए जो ए गिव्स टू प्रोडक्ट होगी, हाँ या ना? अगर मान लो 2a गिव्स प्रोडक्ट होती तो यहां पर 2 होता, तो आप एक्स्ट्रा 2 कहां मल्टीप्लाई करते हैं? इस के साथ। राइट और रॉन्ग? अगर यहां पर 3 लिखा होता तो एक्स्ट्रा 3 इससे मल्टीप्लाई करते कि नहीं? क्या आपको ये एरर जो हो जाती है वो क्लियर हो जाएंगी? एक चीज और ध्यान दो भाई, एक चीज और ध्यान रखनी है। इस रिलेशन को देखकर आप मुझे बताइए कि उस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का नाम बताइए, उस ऑर्डर का नाम बताइए जिसका हाफ लाइफ अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कौन सा ऑर्डर होगा उस रिएक्शन का? अरे गधे, 0 ही तो होगा कि नहीं? यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। 4 जीरो ऑर्डर, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं आजकल। 4 जीरो ऑर्डर रिएक्शन T बाय 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ना, हाँ या ना? अब हाफ लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन कैसा आ सकता है? 2 अलग अलग रिएक्शन दे रखी होगी, एक का हाफ लाइफ दे रखा होगा, दोनों के क्या पूछेगा वो? एक की इनिशियल कंसंट्रेशन देखकर दूसरे की इनिशियल कंसंट्रेशन देखकर दूसरे का हाफ लाइफ पूछ सकता है कि नहीं? समझ नहीं आया तुम्हें? देखो, अगर मान लीजिए मेरे पास 2 रिएक्शन है, रिएक्शन 1 और दूसरी क्या होगी बेटा जी? रिएक्शन 2।
रिएक्शन मान लीजिए सेम ही है, रिएक्शन मान लो सेम ही है, बस कंडीशन 2 है, ऐसे मान लीजिएगा कंडीशन 1 और कंडीशन 2, ठीक है भाई। कंडीशन 1 और कंडीशन 2। आप मुझे बताइए, अगर मैं किसी रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन 100 मोल पर लीटर लूं तो उसका हाफ लाइफ में उसकी जो कंसंट्रेशन बची रह जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 50 मोल पर लीटर। अगर मान लो उसी रिएक्शन में मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम 0 पर 50 मोल पर लीटर लूं तो उसके हाफ लाइफ में उसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? तो मतलब पता है कैसा क्वेश्चन आएगा? हम लोग ये रिलेशन जानते ही हैं, तो हम ऐसे करेंगे कि T/2 1 और T/2 2 डिवाइड बाय A0 की पावर A0 1 और A0 2। कोई दिक्कत तो नहीं होगी भाई इस रिलेशन में? डायरेक्ट कर लोगे? अब देखो इसके आगे जितने भी क्वेश्चन है, और भी इसमें काफी रिलेशन है और ग्राफ भी बहुत सारे बनते हैं, और आप लोगों ने देखा भी होगा केमिकल काइनेटिक्स में अलग अलग ऑर्डर के लिए ग्राफ देखने के लिए क्वेश्चन आते हैं, कौन सा करेक्ट ग्राफ है, कौन सा इनकरेक्ट ग्राफ है, राइट। तो आगे का पार्ट जो है हम अगले वाले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। टाइम हो गया क्या? चलो ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट। सेम टू यू बेटा। ओके।